#AskZ पर ट्वीट कर आप भी पूछिए सवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के जन संवाद अभियान में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बड़े शहरों में तो स्मार्ट क्लास कामयाब हो सकती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले छात्र इस वक्त कैसे पढ़ें? बिना एग्जाम के अगली क्लास में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन ये कितना फायदेमंद होगा? जो स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना लॉकडाउन में कैसे पूरा होगा? जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? और इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि जब कारोबार बंद है, ऑफिस बंद हैं, तो लोगों की नौकरी कैसे बचेगी? कोरोना से लड़ाई के लिए आपको खुद को तैयार रखना है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे आपके जहन में, लेकिन आपकी चिंता हमारी भी चिंता है, और इसीलिए ऐसे तमाम सवालों का जवाब हमसे आप #AskZ पर ट्वीट करके पूछ सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, और आज के पैनल में हमारे साथ हैं CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी, जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, विजय सरदाना है अर्थशास्त्री, और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हुआ है। ये कितनी कारगर है, इसके बारे में जानकारी आज दी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि कई मरीजों पर, लगभग वो 4 मरीज बता रहे थे जिसमें प्लाज्मा थेरेपी का ये इस्तेमाल हुआ, और अभी तक के नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होके घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं, और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल, केवल LNJP के लिए हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। कुछ दिन और प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ा हुआ ही हमारे दर्शक का पहला सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं हैदराबाद से कि ये कितनी कारगर है। डॉक्टर स्वाति, ये उम्मीद की किरण दिखा रही है प्लाज्मा थेरेपी? हाँ, बिल्कुल दिखा रही है मीमांसा। और देखिए, केवल आज से नहीं, 1890 में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। और जिस तरह से हम लोग जानते हैं, 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था। और जब भी इस तरह की कोई बीमारी आती है जिसके पास हमारे पास इनिशियली कोई दवा नहीं होती, जैसे इबोला, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। और एक ये बहुत अच्छी पद्धति है, क्योंकि जिसके अंदर इसकी ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो ठीक हो गया है व्यक्ति, उससे एंटीबॉडीज को लेकर ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उस वक्त उससे जूझ रहा होता है, लड़ रहा होता है बीमारी से, और उसके अंदर शक्ति नहीं होती उस बीमारी से लड़ने की। तो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है, और बहुत अच्छी बात है कि आज अच्छे अच्छे रिजल्ट इसके सामने आ रहे हैं, और विश्व में भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर ये थेरेपी जो है और भी जगह से हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए इसके लिए। जी, हमारे पंजाब से चंदन गिल का अगला सवाल है, वो पूछ रहे हैं 12वीं के छात्रों के लिए CBSE क्या कदम उठा रही है? अनुराग जी, बहुत ही अनसर्टेनिटी है। जी देखिए, लॉकडाउन के समय में इवैल्यूएशन और रिजल्ट दोनों इस समय पेंडिंग हो गया है, और इस समय मैं यही कह सकता हूं कि जब तक लॉकडाउन नहीं उठता है और सरकार की एडवाइजरी नहीं आती है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो मैं 12वीं के छात्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेट करें, पॉजिटिव रहें,
और जितनी जल्दी ये समस्या खत्म होती है उतनी जल्दी हम पेंडिंग एग्जाम भी करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे। लेकिन अनुराग जी, अभी अगर ये लंबा खिंच जाता है तो एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है, सभी पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, हम लोगों ने 1 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें हमने स्पष्ट किया है कि हम बच्चों को और टीचर्स को 10 दिन पहले बताएंगे परीक्षा शुरू होने से। तो अगर हमको 15 दिन का समय मिलता है तो हम 15 दिन में अपनी बची हुई 12 सब्जेक्ट की परीक्षाएं पूरी करा लेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर 15 दिन के लिए लॉकडाउन की सुविधा हमें मिलती है, लॉकडाउन उठता है, मौका मिलता है, तो जो बची परीक्षाएं हम 15 डेज में पूरी करा लेंगे। और अगर ये लंबा खिंचता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर सीबीएसई निर्णय लेगा। उस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है। उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को भी, टीचर्स को भी इसके लिए इंतजार करना चाहिए। जी, इस पर एक कमेंट प्रेम शुक्ला जी, सरकार क्या सोच रही है? जो 10th की कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी, रिजल्ट्स क्या निकाले जा सकते हैं, इवैल्यूएशन हो सकती है? इस संदर्भ में जो है वो जो विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेकर बोर्ड ही इस पर निर्णय लेगा। और एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो स्टेट्स हैं, सीबीएसई का तो चूंकि सेंट्रलाइज्ड है, जो स्टेट्स हैं उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स को उनको कहा है कि आप इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, फरीदाबाद से शालिनी का यही सवाल है, आईआईटी जेईई की परीक्षाएं कब होंगी? अनुराग जी, देखिए सभी को ये चिंता सता रही है, कब परीक्षाएं होंगी, कब रिजल्ट्स आएंगे, आगे का एडमिशंस कैसे हो पाएंगे। डिजिटल क्लासेस, चलिए आप उन क्लासेस के लिए तो कर सकते हैं जिनको प्रमोट कर दिया, जो 10वीं और 12वीं को छोड़कर जो हैं क्लासेस, उनके लिए तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन 10th और 12th के लिए काफी बड़ा इम्पैक्ट है। जी, देखिए 10वीं के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 10वीं की लगभग सभी विषयों की परीक्षाएं हो गई हैं। कुछ बहुत छोटे कुछ विषय बचे थे जिनके बारे में सीबीएसई ने यह निर्णय दे दिया है कि हम उनकी परीक्षा नहीं लेंगे। तो 10वीं के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, हम वेट कर रहे हैं लॉकडाउन उठने का। जैसे लॉकडाउन उठेगा हम इवैल्यूएशन करा सकेंगे और आफ्टर इवैल्यूएशन हम इमीडिएटली रिजल्ट दे सकेंगे। मुख्य समस्या 12वीं की है कि 12वीं के बच्चों की लगभग 12 विषयों की परीक्षा भी हमें लेनी है और कॉपियों का इवैल्यूएशन भी हमें कराना है। जब तक ये दोनों चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बच्चों के रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो हम पॉजिटिव हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये लॉकडाउन उठता है तो हम ये दोनों कार्य कर सकेंगे। जहां तक 12वीं के बच्चों के आगे की पढ़ाई का सवाल है, निस्संदेह ये डायलेमा में है, बच्चे भी परेशान हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो एडमिशन कहां से लेंगे, किस कॉलेज में लेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कैसे जाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं यहां एक चीज ये बताना चाहूंगा कि यह समस्या सिर्फ किसी एक बोर्ड की नहीं है, सिर्फ सीबीएसई की नहीं है। देश के सारे बोर्ड इस समस्या से जूझ रहे हैं और विश्व के सारे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो पूरे विश्व में इस समय यही स्थिति है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है और जो कुछ होगा वो सबके लिए एक समान होगा। तो उम्मीद ही है कि जितनी जल्दी इस समस्या से हम उभरेंगे उतनी जल्दी बच्चों की परीक्षाओं का रिजल्ट आएगा और उनकी अगली क्लासेस शुरू हो सकेगी। बिल्कुल, विश्व स्तर पर हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, सिर्फ हमारे देश की ये समस्या इस वक्त नहीं है। हमारे अगले जो दर्शक है उनका सवाल है, हमारी सोसाइटी सील्ड है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, कोई मदद नहीं मिल रही है, क्या करें? विजय सरदाना जी। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है विजय सरदाना जी के। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिए। लोकल हेल्पलाइन सब जगह पर है। ये किस स्थान की बात कर रहे हैं? ये कहां से इनकी ये जो इंक्वायरी है किस जगह से है? जी, जगह तो मेंशन नहीं है, बस उन्होंने अपना नाम भेजा है और बोला है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। अगर किसी भी राज्य में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप प्रेम शुक्ला जी जनरलाइज्ड वे में आप बता दीजिए क्या समस्या का हल हो सकता है, हेल्पलाइन नंबर्स का सहारा लेना होगा, किसको कांटेक्ट करना होगा? तो जगह विशेष बताता तो वहां पर लोगों से संपर्क करके बिल्कुल उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी, अजय अवस्थी हैं हमारे अगले दर्शक, वो पूछ रहे हैं कि कोरोना के मामलों में अगर लक्षणों का ही पता नहीं चलेगा तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? डॉक्टर स्वाति, सबसे बड़ी समस्या यही चुनौती कि लक्षण तो पता ही नहीं चल रहे, असिम्प्टोमैटिक जिन्हें हम कहते हैं 70% हैं लगभग। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए अब जो हमारे को एहतियात लेने हैं वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मास्क लगाना। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आपको मास्क लगाना है ताकि दूसरा व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं उसको कोरोना है या नहीं आपको मालूम नहीं है, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा, बाहर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है, चाहे आप काम पर हो, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, हर जगह दुकान पे शॉपिंग कर रहे हो, हर जगह आपको ये मेंटेन करना है। और तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हैंड हाइजीन।
तो समय समय से आपको अपने हाथ धोने बहुत जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है आपको जिसको खांसी हो, जुकाम हो या बुखार हो या लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनसे आप 6 फीट की दूरी बना करके रखिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से यही हमारे पास तरीके हैं जिनसे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, कॉशन यस, नो पैनिक, यही एक तरीका है। अगला सवाल है, एजुकेशन लोन लेकर मेडिकल की कोचिंग की थी, क्या अब मेरी तैयारी बेकार जाएगी? विजय सदाना जी, अगर आप हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। देखिए, अगर आपने तैयारी करी है तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, कोई नॉलेज बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उसकी तैयारी करी है और जब भी एग्जाम होगा आपको हेल्प मिलेगी। तो आप तैयारी ना छोड़ें। आपको सब पता है कि दिक्कतें हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाएं। आपका अगर एग्जाम डिले होता है तो आपको और टाइम मिल रहा है तैयारी करने का, तो और अच्छी तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए, ये अगला सवाल भी आप ही के लिए विजय सदाना जी। ये पूछ रहे हैं, पेट्रोल और गैस के दाम दुनिया भर में कम हो रहे हैं, क्या लॉकडाउन के बाद हमें भी इसका फायदा मिलेगा? देखिए, इस समय अगर आप ये कहते हैं पेट्रोल गैस के प्राइस कम हो रहे हैं, तो जो मार्केट प्राइस है, जो रॉ मटेरियल प्राइस है, वो 1/3 होता है। बाकी जो खर्चे हैं, रिफाइनिंग चार्जेस, टैक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी भी कॉस्ट होती है। तो थोड़ा बहुत अगर सरकार चाहे तो रिलीफ दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में इस समय आपको सुविधाएं देने के लिए और इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जो सरकार पेट्रोल और डीजल से पैसा इकट्ठा करेगी वो देश के बाकी रिलीफ में और मेडिकल सर्विसेज में काम आएगा। तो इस समय ये उम्मीद करना कि सरकार अपनी इनकम कम कर दे, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमें ही हर्ट करेगा। तो पेशेंस रखिए, जो आपके हित में होगा सरकार वही करेगी, और सरकार को भी पैसा चाहिए रिलीफ एक्सटेंड करने के लिए। तो अगर पेट्रोल और डीजल से थोड़ा अगर पैसा इकट्ठा होता है तो वो जरूरतमंदों तक जाएगा, और यही मेरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि इस समय करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है उसको पालन कराने का प्रयास किया, और उसी लेवल का जो एक शक्ति है हमको लगता है कि वो सारे देश के अंदर सब लोगों को करनी चाहिए। तो आपके स्टेट्स में जहां जहां इसकी कमी है उसको आप पूरा करें। अभी 350 के करीब हम लोगों ने देश में लैब्स स्थापित कर दी हैं, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। आप जानते हैं कि एक लैब से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अभी इस समय हमारे सारे देश में और विशेषकर स्टेट्स का भी एक कंसर्न है। एक एंटीबॉडी टेस्ट के संदर्भ में एक जो है बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। मैं इसके बारे में इतना ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है, और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई तो सरकारी लैब्स और प्राइवेट लैब्स की संख्या किस तरह से बढ़ा दी गई है, अब टेस्टिंग पर भी काफी जोर है सरकार का, ये जानकारी देते डॉक्टर हर्षवर्धन। और आज हम इतने ही सवाल आपके ले पा रहे हैं, लेकिन #AskZ पर आप अपने सवाल पूछते रहिए। रोज हमारी कोशिश यही होती है आपकी परेशानी, आपकी उलझनों को हम दूर करें। एक्सपर्ट्स का पैनल रोज हमारे साथ होता है। #AskZ पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.